को स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल नवीन बायोलॉजी पे। तो आज के क्लास में हम लेकर आए हैं नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। इस टॉपिक पे पूरी तरह से हम आज चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले जो इसका डिफिनेशन है उसको हम सबसे पहले पढ़ लेंगे, जो आपको यहाँ पर विजिबल है यानी कि बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इसका जो छोटा सा नन्हा सा है ना एक डिफिनेशन बना दिए हैं जो आपके सामने दिख रहा है। नर जनन क्रिया में भाग लेने वाले वे सभी अंग, कौन से अंग? नर जनन क्रिया में जितने भी सिस्टम जो हैं जो हो रही है मेल में सेक्सुअल संबंध यानी लैंगिक संबंध जो बन रही है उसमें कौन कौन से भाई अंग भाग ले रहा है? तो नर जनन क्रिया में भाग लेने वाले वे सभी अंग एवं ग्रंथियां जो समूह के रूप में पाया जाता है उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। ये छोटा सा है ना डिफिनेशन हो गया। तो जैसे में कौन कौन से अंग है, तो जैसे में आपको इस तरफ देखिए फिगर में दिख रहा है, सबसे प्राथमिक अंग वृषण कहलाता है। नर में सबसे प्राथमिक जनन अंग है ना, नर में सबसे प्राथमिक जनन अंग, नर बोले तो पुरुषों में सबसे प्राथमिक जनन अंग वृषण है ना, टेस्टिस। और वृषण जो होती है सबसे प्राइमरी ऑर्गन सेल्स है, सबसे प्राथमिक सबसे फर्स्ट जो जनन क्रिया में भाग लेने वाला अंग है वो है वृषण है ना, टेस्टिस। और ये टेस्टिस जो किस प्रकार से वर्क करता है, इनमें कैसे जो होती है शुक्राणुओं का बनना प्रोसेस जो होती है चलती है, और इनमें अनेक प्रकार की यानी कह सकते हैं कई प्रकार के जो क्या होते हैं नलिकाएं पाई जाती है और इनमें कोशिका पाई जाती है जिसके दौरान क्या होते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो चलिए इस वृषण को हम इधर जूम करके दिखाए हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए ये जो क्या है वृषण है, वृषण को अगर एक तरफ से काट कर देखा जाए, और ये वृषण क्या होते हैं कि हर एक पुरुषों में यानी सभी पुरुषों में वृषण की जो संख्या होती है 2 होती है और जोड़ा बोले तो 1 होता है। वृषण की संख्या हर एक पुरुषों में 2, जोड़ा 1। तो उनमें अगर देखा जाए हम एक वृषण को ले लिए और एक वृषण को लेकर हम उसको एक अनुदैर्ध्य रूप में काटकर एक तरह से देखें तो उनमें क्या दिखे है ना, लूप दिखे। लूप मतलब एक लाइनिंग के तौर पे है ना, उनमें संरचना दिखा। उस रचना को सबसे पहले उस रचना को हम लोग क्या कहें, उस रचना को कह दिए वृषण लूप है ना, टेस्टिस लोब्यूल्स है ना, टेस्टिस लोब्यूल्स। और उस टेस्टिस लोब्यूल्स जो होती है अनेक प्रकार के लोब्यूल्स पाए जाते हैं, 1 2 3 है ना, 3 को दिखा जो आपको बेहतरीन तरीका से जो साफ दिख रही है वो हम दिखा दिए। और इनमें और होगा 4 5 6 7 है ना। और ये जो क्या होते हैं लूब होते हैं, इनके लूब के अंदर भी पतली पतली क्या होती है एक नली पाई जाती है। उस नली को कहा जाता है ना वीर्य उत्पादक नलिका। क्या कहा जाता है? वीर्य उत्पादक नलिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी कई यानी मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेल पाई जाती हैं जो स्पर्म को निर्माण करने में, रीजनरेट करने में, पुनः दोबारा यानी हर समय बनाने में क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं। जिस कोशिका का नाम हुआ शुक्र जनन कोशिका, हम उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को भी क्या कर दिए, जूम करके उधर दिखा दिए जो आपको पूरी तरह से दिख रहा है। और वह जो संरचना है वो आपको यहाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है आपको। और इसको हम जब एक तरह से देखें तो इस संरचना को पूरी तरह से, इसी संरचना को पूरी तरह से यानी कि इसको हम देखें कौन सी संरचना को, तो हम लोग देख रहे हैं है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देख रहे हैं। तो जूम किए तो इसको संरचना जो दिखा इनमें फर्स्ट और सेकंड क्या दिखे? सेल दिखे, कोशिका दिखे। और ये कोशिका जो होती है स्पर्म को बनाने में मदद करता है। चलिए तो ये जो फर्स्ट कोशिका शुक्र जनन कोशिका शुक्राणुओं को निर्माण करने में मदद कर रहा है और उसको उस कोशिका को सबसे पहले जो न्यूट्रिशन इन ताकत पोषण देने का काम कर रहा है वो हमारा सेल कौन सा हो गया है ना, सर्टोली सेल हो गया यानी सर्टोली कोशिका हो गए, ठीक है ना। तो स्पर्म ये लगातार देखिए हर एक पुरुषों में 15 से 20 मिनट के अंदर क्या होते हैं यानी कि उसके अंतराल को देखा जाए, एक बार बस स्पर्म जो निर्माण किया और दूसरे बार जो स्पर्म निर्माण करने की जो क्षमता है उनमें 15 से 20 मिनटों के क्या होते हैं अंतराल में होती है। और ये जो स्पर्म निर्माण होते हैं वो हर एक पुरुषों में है ना 5 से 7 ml के मात्रा में पाई जाती है। अगर इससे अगर कम होती है तो कुछ समस्या उनमें हो सकता है, जो कह सकते हैं कि उनमें नपुंसक के तौर पे उसका प्रदर्शित हो सकता है, वो मतलब बाप नहीं बन सकते हैं। तो चलिए अब जो हो गया इतना ml मात्रा से
कम न होना चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है ना। अब आगे हम चलते हैं कि ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म बनकर कहीं नष्ट नहीं ना हो रहा है जी। ये स्पर्म बन गया तो क्या हो रहा है, हर समय ये न बनेगा और खत्म हो जाएगा। बने तो उसमें क्या होगा कि लैंगिक क्रिया के दौरान कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या होगा कि ये स्पर्म बनेंगे और कहीं जाकर स्टोर हो जाएंगे। स्पर्म बनेंगे और संचित हो जाएगा, बनेगा और ये संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यह स्टोर होने की कौन सा भाई अंग है, कौन सा ये स्थान है, तो स्पर्म को स्टोर करने के लिए एक दूसरा अंग जो होती है अधिवृषण होती है। क्या कौन सा अंग है, अधिवृषण, यानी जनन अंग में सबसे सेकंड जो अंग आया वो क्या क्या, एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। और अधिवृषण जो अंग होता है वह बने हुए स्पर्म को शुक्राणुओं को रखने का कार्य करता है। और ये अधिवृषण तब तक रखेगा जब तक कि इनके जो स्पर्म है मैच्योर यानी कि परिपक्व और गतिशील, यानी तब तक जब तक कि यह मूवमेंट करना नहीं सीख जाए तब तक वह स्पर्म को बाहर नहीं जाने देगा। तो इनमें दो प्रकार की जो क्या हुआ स्पर्म में गुण आ गए, क्या पहला तो परिपक्वता आ गया और दूसरा क्या हो गया, इनमें मूवमेंट आ गए, गतिशीलता आ गया। उस योग होगा तभी यह वृषण से क्या हो गए, बाहर होंगे। तो चलिए ये जो क्या हो गया कि वृषण से अब बाहर निकलने योग, यानी कि इस योग बन गए। तो क्या होते हैं पुरुषों में जब हस्त मैथुन की क्रिया जो होती है, मैस्टरबेशन जो क्रिया होती है, यानी फिर कह सकते हैं कि सेक्सुअल आप बोल सकते हैं उसको, इंटरकोर्स जो होता है, यानी फीमेल के साथ जो भी लैंगिक संबंध पुरुष बनाएंगे उनके फलस्वरूप ही वो स्पर्म अधिवृषण से बाहर आएंगे। और जब इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होंगे और तो इनके साथ जो क्या होते हैं अधिवृषण क्या करेंगे, उन स्पर्म को छोड़ेंगे। और वो स्पर्म को छोड़ेंगे तो एक नली जो होती है भाग लेती है, यानी थर्ड में कौन सा अंग आ गया, एक शुक्रवाहिका नली के रूप में एक अंग भाग लेते हैं। जो यहां पर देखिए उसका अंग का नाम लिख दिए ऐसे करके, देखिए अधिवृषण इस पे होगा, अधिवृषण में संचित हो जाएगा। और ये अधिवृषण क्या होंगे, समय समय पे इस शुक्राणुओं को है ना सिक्रेट यानी छोड़ते रहेंगे, सिक्रेशन करते रहेंगे। और ये करने के बाद देखिएगा ये नली अधिवृषण से होता हुआ स्पर्म कहाँ आएगा, अधिवृषण से होता हुआ स्पर्म क्या आएंगे, शुक्रवाहिका नली में, जो जनन अंग का कौन सा भाग हो गया, थर्ड भाग है, तीसरा भाग हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे शुक्रवाहिका नली को बोलेंगे वास डिफरेंस बोलेंगे, है ना। वास डिफरेंस में क्या होती है, किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, ना वहां कोई ग्रंथि है, ना कोई वहां पे कोई क्रिया होगा। तो ये लगातार कुंडलित नली है, ये लगातार क्या होंगे, स्पर्म मोशन में, गति में होते हुए आगे बढ़ेंगे। और वह जो क्या होंगे, स्पर्म जाकर सबसे पहले सहायक ग्रंथियां जो होती है शुक्राशय सेमिनल वेसिकल में जाके रुक जाती है, वहां पे रुक जाती है, वहां जाकर मिलता है और स्पर्म को कहता है कि अभी तुम रुको, हम तुम्हारे साथ कोई ऐसे द्रव को देंगे जो तुमको क्या देगा, ताकत देगा, यानी एनर्जी देगा, है ना। और वहां से क्या होगा, स्पर्म फिर वापस नहीं, वहां से फिर आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही शुक्राशय ग्रंथि के पास क्या आ गया, स्पर्म आ गया। और ये शुक्राशय ग्रंथि होती है जो शुक्राशय द्रव यानी सेमिनल फ्लूइड्स का स्त्राव करेगा। और जो क्या होते हैं, स्पर्म को यानी कि शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करेगा और एक आसरा देता है, ठहरने की जगह देता है, जहां शुक्राणु कुछ देर तक ठहर जाते हैं, मतलब कुछ क्षण के लिए ठहरते हैं, जहां क्या होते हैं उनको एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना, और आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही स्पर्म हमारे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तब वहां क्या होते हैं कि देखिए, हाँ इसके पहले देखिए जो शुक्राशय जो ग्रंथि है ना, ये भी क्या होती है, दो जोड़ी संख्या में, सॉरी एक जोड़ी संख्या में, एक जोड़ी यानी दो संख्या और एक जोड़ी में पाई जाती है, जो एक थैलीनुमा लंबी समान रचना में, थोड़ी लंबी समान रचना में पाई जाती है। अब यहां से क्या हो गया कि स्पर्म आगे बढ़े, जस्ट आगे बढ़े, तो जो यूरिनरी ब्लाडर है, मूत्राशय जो है, उनके जस्ट नीचे पिंड के रूप में गोल संरचना में, है ना, जो उनके धरातल यानी आधार से सटे हुए हैं, है ना, और आधारीय भाग से क्या है, नीचे की ओर सटे हुए हैं, जो क्या होते हैं, प्रोटेस्ट ग्लैंड यानी पुरस्थ ग्रंथि के रूप में उपस्थित होता है।
इस ग्रंथि को हम बोलेंगे प्रोटेस्ट ग्लैंड, है ना, यानी पुरस्थ ग्रंथि। ये प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्या, किसको प्रोटेक्ट करेगा, तो स्पर्म और यूरिन को, है ना, यानी कि मूत्र को आने में और शुक्राणुओं को जाने में, दोनों को प्रोटेक्ट करता है कि कब किस समय किसको छोड़े, है ना। तो क्या होता है कि पुरस्थ ग्रंथि भी पुरस्थ द्रव का स्राव करेगा जो शुक्राणुओं को देगा, है ना। और क्या करेगा, शुक्राणु इनमें जब शुक्राणु में पुरस्थ द्रव क्या होंगे, मिलेंगे, ता इनको पूरी तरह से सीमेन में बदल देंगे, यानी वीर्य में बदल देंगे, ठीक ना। और इनमें जो पाए जाने वाली जो मात्रा होती है इनमें, यानी पुरस्थ द्रव में, पुरस्थ ग्रंथि से निकलने वाला द्रव पुरस्थ द्रव कहलाता है, उनमें प्लाज्मा की मात्रा 20 से 30% होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसके पहले शुक्राशय में, तो यहाँ पर प्लाज्मा की मात्रा 60 से 70% होती है ना, और स्पर्म के साथ आ जाती है। तो 70% यहाँ मिल गए और यहाँ 30% मिल गया, है ना। तो 30 यहाँ 70 यहाँ, तो 100% यहाँ क्या हो गया, इनको प्लाज्मा मिल गई, जो यहाँ पर भी इनको सहयोग करने में, है ना, इनमें कुछ गुण प्रदर्शित करने में मदद कर रहा। तो जैसे ही स्पर्म क्या हुआ कि स्पर्म यहाँ पुरस्थ ग्रंथि में आया, पुरस्थ द्रव मिला, और उनमें क्या होंगे, पुरस्थ द्रव सीमेन में बदल दिया, मैंने वीर्य में बदल गया। अब स्पर्म क्या हो गया, शुक्राणु वीर्य में बदल गया। अब वीर्य में बदलने के साथ साथ और उनमें कुछ गंध भी आ गए, है ना, गंध मिलने के फलस्वरूप आगे की ओर बढ़े, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉपर ग्रंथि, है ना। लेकिन हम पहले चर्चा किए कि पुरस्थ ग्रंथि को प्रोटेस्ट ग्लैंड क्यों कहा जाता है। प्रोटेस्ट ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मूत्र विसर्जन के समय मूत्र को जाने में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय शुक्राणुओं को जाने में मदद करता है। कैसे, है ना। तो जिस किसी व्यक्ति में अगर ये ग्रंथि खराब हो जाती है तो कहता है कि ये डॉक्टर साहब देखो ना, है ना, जब क्या करते हैं, टॉयलेट करते हैं ना, तो उसके साथ कुछ कुछ चीजें क्या आते हैं, श्वेत द्रव्य के रूप में हमारे स्पर्म मूत्र के साथ कुछ आते हैं। तो मूत्र के साथ क्या होते हैं कि वो लिक्विड्स के रूप में जो क्या होते हैं, आते हैं, वे द्रव क्या होते हैं, अंश किसका होता है, शुक्राणु यानी वीर्य का अंश होता है। तो यह इलाज किया जाता है किसका, पुरस्थ ग्रंथि का इलाज किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, कुछ कमियां यानी त्रुटि आ जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि यह काम करना ढंग से नहीं कर पाते, मतलब काम करना ढंग से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक ढक्कन के रूप में एक दरवाजे के टाइप का रहता है कि जब यहाँ से स्पर्म आए, जब यहाँ से स्पर्म होकर गुजर रहा है, तो ये जो पिन है टाइप के, जो ये जो कह सकते हैं पत्तीनुमा संरचना है, ये ऐसे करके ढक जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता रोक दिया, यूरिन का आना, मूत्र का आना रोक दिया, और स्पर्म ऐसे गुजर गए। और जब क्या होते हैं कि यूरिन यानी कि मूत्राशय से मूत्र का जब निष्कासन होता है, तो ये जो पत्तीनुमा जो रचना होती है किसको ढक देगा, शुक्र वाहिका नली को ढक देगा, जहां से शुक्राणु का आना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, मूत्र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि कब किसको छोड़ना है, ठीक ना। और आगे क्या होते हैं कि स्पर्म, अब यहाँ से स्पर्म क्या हो गया, गुजरने लगा। स्पर्म जब गुजरने लगा तो पुरस्थ ग्रंथि के जस्ट नीचे 4 सेंटीमीटर ठीक नीचे क्या होते हैं, कॉपर ग्रंथि पाई जाती है, जो कॉपर द्रव्य का स्राव करेगा। पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे 4 सेंटीमीटर ठीक नीचे, है ना। और पुरस्थ ग्रंथि के 4 सेंटीमीटर ठीक नीचे क्या है, कॉपर ग्रंथि। और कॉपर ग्रंथि भी क्या होते हैं, जो दो जोड़े सॉरी एक जोड़े में पाई जाती है, और एक जोड़े क्या होते हैं, दो संख्या में पाई जाती है। ये भी क्या करेगा, कॉपर द्रव्य का स्राव करेगा, है ना। तो कॉपर ग्रंथि को बल्बोरेथ्रल 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 ग्रंथि भी कहा जाता है। ये क्या करेंगे, कॉपर ग्रंथि कॉपर द्रव्य का स्राव करेगा, जो स्पर्म में एक क्षारीय द्रव आकर मिल जाती है, और वो क्षारीय द्रव क्या करेंगे कि मूत्र जनन मार्ग से, यानी मूत्र मार्ग से गुजरेगा, तो मूत्र मार्ग में कुछ चिकनाहट उत्पन्न करेगा, और साथ ही साथ उसको सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि उसमें कुछ जलन खुजलाहट ना हो। और क्या करेंगे, स्पर्म के साथ वो क्षारीय द्रव्य मिल जाएगा, और आगे चलकर जब मादा की योनि में जब प्रवेश करेगा, जाएगा उनके शरीर में, तो उनमें मादा की योनि जो वेजाइना होती है, उनमें भी क्या होते हैं, अम्लीय द्रव्य पाए जाते हैं, जो दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो सुलभ रूप में सुनिश्चित रूप से वह स्पर्म जीवित रहेगा, क्योंकि अम्ल क्षार मिलेगा तो उदासीन टाइप के वहां पर कोई भी अभिक्रिया, न क्षार का ज्यादा है न अम्ल का वहां पर होगा, बैलेंस में हो जाएगा, तो वहां स्पर्म बढ़िया से, है ना, अपना गति कर यूट्रस तक, फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि
यहाँ से स्पर्म यहाँ से भी निकल गया है ना, क्या, कॉपर द्रव्य लेकर। और कॉपर द्रव्य क्या कर लिया, एक क्षारीय द्रव्य मिला, जो क्या किया, क्षारीय के रूप में ऐसा परिवर्तित किया कि वह आगे शुक्राणु को सपोर्ट कर दिया है ना, जो हम बता दिए। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही स्पर्म यहाँ से आना स्टार्ट हुआ तो किस भाग में पहुंचा भाई, तो वो भाग है सिस्ने, क्या है, सिस्ने यानी कि पेनिस में पहुंचा। पेनिस में क्या होते हैं कि पेनिस के मध्य में ही एक नली पाई जाती है जिसको मूत्र जनन मार्ग या मूत्र मार्ग कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है। और यहाँ से स्पर्म और मूत्र दोनों क्या होते हैं, सिस्न के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। तो शिश्न क्या है, शिश्न क्या होता है कि जनन अंग ही है, सबसे लास्ट बाह्य जनन अंग है, जो बेलन के समान मांसल संरचना में पाई जाती है, जो सबसे संवेदनशील होता है ना। और ये क्या होते हैं कि संवेदनशील होने के साथ साथ संयोजी उत्तक की बनी कोशि उत्तक की बनी एक अंग है, जो एक ऊपर से मतलब ढीली त्वचा से बनी होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन बोलते हैं, है ना, अग्रछद बोलते हैं। वो पेनिस के ऊपर पाए जाने वाली ढीली त्वचा होती है, अग्रछद बोला जाता है, फोर स्किन बोला जाता है। और पेनिस के अग्रभाग में उभरी हुई संरचना में, है ना, एक रचना पाई जाती है जिसको बोला जाता है शिश्न ग्लांस, या तो सीधे सीधे ग्लांस, तो ग्लांस पेनिस भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिविटी होती है, जो किसी भी पुरुषों में उत्तेजना पैदा करने का काम करता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और मतलब तेज करने का काम करता है, उत्तेजना पैदा करता है। तो क्या होते हैं कि जब यह स्पर्म को बाहर निकालने का कार्य करता है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है तो ये शिश्न क्या होते हैं, मादा की योनि में सुलभ रूप से यानी सुचारू रूप से क्या करेंगे, उनके वेजाइना के माध्यम से स्पर्म को उनके अंदर क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। और इस प्रकार से क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन की क्रिया मेल्स में पूर्ण हुई। ठीक ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और अगले दिन अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।